अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिन। नाजरीन, आपने देखा होगा जा बजा वैसे तो कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जहां उनसे कोई गलती कोताही होती है तो बहुत कड़ी तनकीद भी होती है, और आजकल जो कि सोशल मीडिया पे हर आदमी अवेलेबल है तो उस पर अपनी राय भी देते हैं। यूनिफॉर्म पर्सनस में हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोताहियाँ भी होती हैं। लेकिन ख़ास तौर पर आज हम जिक्र करेंगे मोटरवेज़ पुलिस की, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक कारनामा सरअंजाम दिया है और पाकिस्तान में पहली बार हाईवेज पर ड्रोन की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है, और ख़ास तौर पर कोई भी खिलाफ वर्जी होगी तो उस पर चालान होगा। तो पहले तो आप इस बात का ख्याल रखें, हाईवे आप यकीनन यूज़ करते होंगे गाहे बगाहे, तो जब भी आपका जाना हो तो ये आप समझ लें कि अगर मोटरवे पुलिस का कोई एहलकार या कोई गाड़ी आपको नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर नज़र नहीं है, बल्कि आप पर नज़र यकीनन है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमने रिक्वेस्ट की है जनाब अली शेर जाकरानी साहब से, जो कि जोनल कमांडर हैं N5 साउथ जोन सिंध के, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फरहान साहब, जो कि सेक्टर कमांडर हैं इसी जोन के। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे तैयारी कर ली और हमारे साथ आप मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। जाकरानी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया, पहले से मौजूद था, अचानक आया या कैसे आया? नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अतः सब दो बातें नोट करने की होती हैं। जो चैलेंजेस हैं वो आपके ज़िंदगी को बड़े इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। अगर उनको ओवरकम करना आपको आ गया ना, फिर आपकी ज़िंदगी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि M9 जो स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक कोई ऐसा मोटरवे नहीं है जैसे आप मुल्क के किसी मोटरवे से कंपेयर करें, और सिंध में ये टुकड़ा जो 124 किलोमीटर है, इसको मोटरवे के नाम पे हमें दे दिया गया। अगर उनके स्पेक्स, मैंने पहले आपको गुजारिश की है, स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है मोटरवे की डेफिनेशन में थोड़ा सा बता के चलूंगा तो उसमें आइडिया क्लियर हो जाएगा। मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड एंट्री हो, आपके लाइन इतने हो जितना लोड हो उसको करस्पॉन्ड करें, आपके पास सर्विस रोड हो, वर्ज हो, डिवाइडर हो, ये सारी चीजें हों, और कोई भी ऐसा व्हीकल जो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम चलने वाली है वो कभी भी मोटरवे पे आना उनको नहीं चाहिए। अगर ये सारी चीजों को जमा करके आप देखेंगे, ये वो मोटरवे नहीं है जैसे कॉन्सेप्ट किया जाता है। अब हमारे पास चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस यही थे कि इन हालात में रह के, इन्हीं रिसोर्सेज में रह के आपको मैनेज करना है, नुकसानात भी कम हों। पाकिस्तान लेवल पे अब अगर हम सिर्फ एक्सीडेंट्स का रेशो देखेंगे, आपको पता है जो टेररिज्म का फिगर है वो 5000 है ऑल ओवर पाकिस्तान, जबकि आपकी डेथ टोल एक्सीडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 30,000 से लेके 35,000 तक पहुंचता है। अच्छा, उसमें शेयर सिंध और बलूचिस्तान का आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि वो हजारों में है। ये टोटल फिगर का कोई 50% ऑलमोस्ट शेयर करता है सिंध और बलूचिस्तान, बिकॉज ऑफ सच इश्यूज। अब हमारे पास ये था कि जहां कहीं हमने सिचुएशन ये देखा, जो गुड सेंटर की ट्रांसपोर्टेशन थी, आपको बताया 90s में ये रेलवे कवर करती थी, उसके बाद सब्सिक्वेंटली रेलवे के फेलियर की वजह से टोटल रोड्स पे आ गए। 60% ऐसे व्हीकल्स हैं जो वैसे आपको किसी मोटरवे हाईवे पे वैसे अदरवाइज नहीं आने चाहिए थे, जो आ रहे हैं। इसमें मोटरसाइकिल, स्लो मूविंग व्हीकल्स और ट्रॉलर्स। इन सब के आने के बाद हमारे पास एक चैलेंज ये हो गया कि अगर ये 3 लाइन हमारे पास होते हैं, एक तो स्लो, एक बीच वाला जो मूविंग है, थर्ड आपका फास्ट ट्रैक है। कोई अगर मूव करना चाहता है, अगर कोई क्रॉस करना चाहता है तो वो थर्ड लाइन इसीलिए इस्तेमाल होता है। हमारे लिए यह है कि जब कराची पोर्ट ट्रस्ट या कासिम पोर्ट ट्रस्ट से लोड बढ़ती थी, ये ट्रॉलर्स वगैरह या हैवी व्हीकल्स, वो आके यहां से मूव, कुछ ऐसे पैचेस हैं हमारे पास 3-4, वहां से आके थर्ड लाइन पे वो मूव करना शुरू कर देते। अब 20 के स्पीड से ये गाड़ियां व्हीकल मूव करें तो 9-9 किलोमीटर ब्लॉकेट हो जाती थी। किराया इतना हो गया कि उनको सोचने के बाद आप हैरान रह जाते थे। लकीली आपको बताया कि हमारे आईजी साहब बड़े विजनरी, वो हर बार सोच के कहते थे कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकालना है। उन्होंने बॉडी वॉर्न कैमरास की बात की, ड्रोन कैमरास की बात की,
वो कहते हैं ना कभी कभार ये आइडियाज कैच करने होते हैं। राइट, फिर फरहान आपको पता है कि बड़ा फोकस्ड है इन चीज़ों पे, बिल्कुल। एंड वी आर टीम। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आई एम फर्स्ट अमंग द टीम बट नॉट बियॉन्ड दैट। That's तो ये good thing. हमारा वो वेस्ट में हमारा ये, फिर हमने फैसला किया कि इस चैलेंज को, जिंदगी को एक बामकसद क्यों ना बनाए। वी फोकस्ड ऑन दैट, वी डिसाइडेड वी हैव टू गो फॉर ड्रोन कैमरा। 7 दिन तक हमने ये एक्सरसाइज की। उसी 7 दिन में जो एक्सरसाइज का रिजल्ट ये आया, स्ट्रेटजी में बाद में बता रहा हूं आपको, कि ऑलमोस्ट 50% व्हीकल्स ने बिहेव करना शुरू कर दिया। हाँ, जब Right. आपने देखा कि ये कामयाबी 50% बड़ी बात है। बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। अगर आपके सिर्फ 7 दिन में 50% आप किसी चीज को अचीव करते हो सक्सेस, हाँ, तो इट इज सरप्राइजिंग। बिल्कुल। फिर हमने कहा वी हैव टू गो फॉर दैट। अब यह है कि इनको अचीव करना किसी तरीके से थोड़ा सा इसलिए कि टाइम गेनिंग था, तो हमने कहा नहीं, ये हमें फास्ट ट्रैक पे चलना है, तो वी डिसाइडेड टू गेट इट डन। उनका स्ट्रेटजी देके आप उससे ज्यादा हैरान हो जाएंगे। बीच में हमने ये किया कि मेरी गाड़ी, फरहान की गाड़ी, हम गाड़ियों में चलते थे, अगर कोई गाड़ी नजर आ गया उसका वीडियो निकाला, फिर एक दूसरे शेयर की। वो गाड़ी कब तक एक अनमार्क व्हीकल उनको नोट करते करते आपको जो है मैनुअली, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। राइट, फिर वी ऑप्टेड फॉर दिस वन। तो इतना महंगा भी नहीं था, आइडिया बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना कि जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी कि भाई कुछ लोग इश्यूज को डिस्कस करते हैं, कुछ पर्सनैलिटीज को डिस्कस करते हैं, कुछ आइडियाज को डिस्कस करते हैं। तो हमने वो आईजी साहब के विजनरी आइडियाज को कैच करके उसी के पर्सुएंस पे हमने एक सॉल्यूशन पैकेज दे दिया था। इट वाज अप्रिशिएटेड बाय आईजी साहब। आपको पता है कि वो इज सन ऑफ सॉइल, और दूसरी बात यह है कि सिंध के आईजी भी रहे, वैसे विजनरी है। उनका यह है कि जहां उनको आपने भेजा वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करके, और फाइटर है, वर्कर है। राइट। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिसाइड किया और कि उसमें कमाल आप लोगों ने किया ना, उसको पैक करके और उसको मेट्रोलाइज कर दिया। लेकिन आपको बैकअप जब मिलता है ना, बात ये होती है कि ये टीम, आप बलूचिस्तान से हम ट्रांसफर होके दोनों इकट्ठे आए। उन्होंने कहा कि जी मैं स्पेशली आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, मुझे ये पता नहीं है कि आप क्या करोगे, बट यू हैव टू डू दैट, एंड ही ट्रस्टेड अस। जब टीम को आप ट्रस्ट करते हैं, पैटिंग करते हैं, तो उसके बाद आपको पता है टीम फिर जान देने के लिए कुर्बान। राइट, ऐसे ही। अभी रिसोर्सेज की लिमिटेशन हमारे आगे नहीं आई। हमने कहा जी हमने एक मूवी पॉइंट मुकर्रर कर दिया। वहां से सिर्फ ये मकसद नहीं था, आपको पता है, मैं एक चीज ऐड करते जाऊं, मोटरवे के कोर वैल्यूज आप देखेंगे, ऑनेस्टी है, उनकी कर्टसी है, हेल्प है। किसी इदारे में ऐसे नहीं है, क्योंकि वो खमीर जैसे बना हुआ है ये 3 चीजें। वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, और हमारे वाचडॉग भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि जी आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस, इसमें कोई शक नहीं है। और करप्शन फ्री, पब्लिक भी उसको अप्रिशिएट करती है। हैरेसमेंट फ्री है। देखिए पब्लिक कोई भोले इतने नहीं है, अगर कोई पॉइंट मिल जाए तो कभी भी वो बंदा क्रिटिकली भी उनको एनालाइज करके आपके बेहतरी के लिए कुछ आपको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हमने स्ट्रेटजी ये किया कि हमने कहा कि ये ड्रोन आपको पता है कि सिक्योरिटी के लिए, सर्वेलेंस के लिए, शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल होते रहते हैं। कॉमन इसी को, टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हुए यहाँ के लोगों की जान बचाने में कोशिश करें तो कोई हर्ज तो नहीं है। उसी में अल्लाह के, आपने देखा होगा बैरून मुल्क में तो फर्स्ट एड ड्रोन आ गए। मैंने वही कहा, नहीं यहाँ पे ये आइडियाज पिक करते करते हमें 50 साल हम पीछे हैं। सही। और टेक्नोलॉजी साइड पे हम कम जाते हैं, उनके रीजंस हैं। हमारा प्रोसेस बिल्कुल स्लो है। आपको पता है इस वक्त भी हम 50% स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। रिसोर्स का भी मसला। मैंने वही कहा, लिमिटेशन है ना। मैं अपने एंगल से ये सोचता हूँ, हो सके मेरे ऊपर जो बैठे हुए हैं उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। फिर हमने स्ट्रेटजी ये जो मोडस ऑपरेंडी है वो हमने इस्तेमाल ये की कि एक पॉइंट पे उनको जज करना, दूसरे पॉइंट पे कन्वे हो जाएगा। उन बंदों को सिर्फ हमारा ये मकसद नहीं है किसी को फाइन करना, पनिश करना है, एजुकेट बिहेवियर्स में चेंज लाना है। हर जगह पे आपको जितने भी हमारे टोल प्लाजाज हैं, हमने लोगों को रखा है, वो ब्रीफ करेंगे कि आप अभी वायोलेशन नहीं करेंगे, अगर पकड़े गए तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर यहां पे पहली बार आप पकड़े जाते हो, आपको सिंपल एक फाइन कर देते हैं जो 600-700 या 750 का होता है। उसके बाद 2 घंटे की आपकी काउंसलिंग हो जाती है,
आप उनको सेंसिटाइज करते हैं, एजुकेट करते हैं। पहले किसी कंपनी के ओनर को आप कॉल करें या पब्लिक सर्विस व्हीकल के बसेस को कॉल करें, वो कहते हैं जी वायोलेशन आपको पता है थोड़ी बहुत ज्यादती हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, आप लोग थोड़ी सी ज्यादती कर रहे होते हैं। हम भी कहते हैं यार लोगों के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग वाला स्टाइल है, सर्विस डिलीवरी मकसद है, तो लोगों को अनवाय क्यों करें। हाँ, नॉट कंप्रोमाइजिंग टू द फैटल एक्सीडेंट्स। तो उनको अभी आप बिठा के सेंसिटाइज कर देते हो, काउंसिल कर देते हो, एजुकेट कर देते हो, और एक नोटिस निकाल देते हो विद द टिकर, अपना वीडियो साइड साथ करके उसको भिजवा देते हो कंपनी के मालिक को, देखिए ये वायोलेशन हुई है, इनकी काउंसलिंग हमने की है, आप अपने रिकॉर्ड पे रखें, अगर दोबारा होगा तो वो एग्रावेटेड लॉज हम लगा के गाड़ी को इंपाउंड भी कर सकते हैं, आपकी गाड़ी को हमेशा के लिए बैन भी कर सकते हैं। ये अच्छा है कि ओनर्स भी इन्फॉर्म्ड रहें कि क्या हो रहा है। बिफोर टाइम एक बात तो उनके सामने आ जाए कि वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सीडेंट्स। लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए आप सिर्फ अपने जिंदगी के साथ नहीं खेल रहे हैं, आप किसी और की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो ये हमारा आइडिया था, जिसी पे हमने काम किया। अल्लाह के फजल और करम से हमें बड़ी कामयाबी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया ने ये बात पॉजिटिवली, जैसे आपने बता दिया, पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिवली एनालाइज किया जाता है। तो आई होप कि हम इससे भी थोड़ा सा आगे जाने की सोच रहे। और ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था, स्पीयर हेडेड प्रोजेक्ट था। तो हमने मोटरवे को कम से कम एक उसी साइड पे जाने में हमें इंकरेज मिली है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, और लोगों की तरफ से भी। राइट, मीडिया के बारे से बात हुई है और फरहान अहमद हमारे साथ हैं। सैयद फरहान अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम निकाला। ये बताइए कि मीडिया का रिस्पांस कैसा रहा जब आपने ये चीज़ शेयर की मीडिया के साथ? हमने भी देखा, वीडियोस भी देखे, और हमारे नाजरीन भी इसको देख ही रहे होंगे, वीडियो स्क्रीन पर भी आ रही हो। नहीं, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त रहा। मीडिया ने इसको बहुत सपोर्ट किया, हाईलाइट किया। ये जो हम एक नया आइडिया लेके आए थे, बेसिकली डीआईजी साहब ने इसको डिस्कस किया, आईजी साहब से डिस्कस किया, उन्होंने हमें फुली सपोर्ट किया और हमने इसको लॉन्च किया। तो ज़ाहिर है हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। वही चीज़ है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मोटरवे पुलिस बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में, अपनी लिमिटेड लॉजिस्टिक्स में, उसी में हम रहते हुए चीज़ें करना चाह रहे होते हैं। जैसे हम रोड सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारे रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जिसमें हम ड्राइवर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे मोबाइल एजुकेशन यूनिट्स हैं जो स्कूल, कॉलेजेस, कंपनीज, फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ ड्राइवर्स को ये रोड सेफ्टी की तरबियत दे रहे हैं। तो अब ये चीज़ें हैं कि जब तक मीडिया के ज़रिए हाईलाइट नहीं होंगी तो आम लोगों को पता नहीं चलेगा। और अच्छी चीज़ है कि ये जो हमारा पैगाम है लोगों के तक पहुँचे आपके ज़रिए, और उनमें ये अवेयरनेस आए, शऊर आए कि उनकी ज़िंदगी उनके लिए भी और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो एक मामूली सी गलती से ट्रैफिक हादसे में वो अपनी जानें ज़ाया कर देते हैं, या वो इस तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं, या कोई उनको इस तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है जो उनकी लाइफ टाइम एक ट्रॉमा उनके साथ चलता रहता है। तो मोटरवे पुलिस रोड्स पे 24 आवर्स मौजूद है, हाईवेज़ पे, मोटरवेज़ पे। और इसी सिलसिले में हमने ये प्रोजेक्ट भी किया था कि बेसिकली तो इसमें सारी लोगों की सेफ्टी है। हम ये चाह रहे होते हैं कि जो ट्रैफिक वायलेशंस हो रही हैं, ऐसी वायलेशन जो लोग लाइल्मी की वजह से कर रहे हैं, कुछ जगहों पे ये चीज़ जानते बूझते हुए हो जाती है, तो उन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाए। मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये ड्रोन सिस्टम आया। और ये इसके थोड़ा सा प्रोसीजर भी बताइए कि कैसे आप मॉनिटर करते हैं, फिर क्या करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं उसके? इसमें हमने इस तरह इसको रखा हुआ है कि और क्या ड्रोन अब पूरे हाईवे के या सिर्फ उन पैचेस के लिए है, या अब क्या ट्रायल बेसिस ही अभी तक चल रहा है, या क्या उसका सीन? जी, हमने इसको इनिशिएट ज़ाहिर है यहाँ कराची से किया, क्योंकि कराची गेटवे है, पोर्ट है यहाँ पे, गवादर का भी पोर्ट का सारा ट्रैफिक यहीं से एंटर होता है। तो हमने पहले अपनी एक मॉडल बीट बनाई, कराची जो हमारा एरिया था सारा, उसको हमने एज ए रेड जोन डिक्लेयर किया। डीआई साहब से स्ट्रेटजी सारी डिस्कस हुई और इसको रेड जोन बनाया गया। उसके बाद इसमें ड्रोन्स हमने स्टार्ट लिया। तो हमारे जो एरिया डीएसपी होते हैं वो अपने साथ इस ड्रोन ऑपरेटर को अपने साथ रखते हैं, वो पूरे हाईवे को कवर कर रहा होता है। ये दोनों साइड पे 5 किलोमीटर तक का ये एरिया कवर करता है ड्रोन, 2 एंड 5 किलोमीटर की जी एक तरफ। तो हमने फिर वो पॉइंट्स को जो ऐसे लेन वायलेशन या रॉन्ग साइड ओवरटेक या ओवर स्पीडिंग के जो पॉइंट्स थे जहाँ पे ज़्यादा होती थी ब्लैक स्पॉट्स, पहले हमने उनको आइडेंटिफाई किया और उन्हीं जगहों पे हमने फिर वो मॉनिटरिंग शुरू की। उसके बाद हमने उनके लिए 2 तरह की वहाँ चीज़ें रखी। सज़ा तो होती है, यानी कि जिसको हमने ड्रोन से आइडेंटिफाई किया उसको रुकवाया, उस गाड़ी को। चालान तो उसका एक लाजमी रियल टाइम में मैसेज कन्वे हो रहा है, वो साथ पेट्रोलिंग टीम भी साथ। जी एग्जैक्टली, वो जिसको हमने लिया ड्रोन से पिक किया
उसकी वीडियो फौरन हमारी जो अगली पिकेट है उसको बनाया गया वहाँ पे एक जगह पे, हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स वहाँ खड़े होते थे उस जगह पे, और उसके बाद उसको बीच में से इंटरसेप्ट कर लेते थे उस गाड़ी को जो इस तरह की वायलेशन करती थी। उसके बाद उसका चालान लाजमी किया जाता था, लेकिन हमारी एक निज़ाम है ना कि सिर्फ चालान कर दिया जाता है, मतलब सज़ा पे जोर है। हमने फिर उनकी तरबियत का भी वहीं एहतमाम किया। जिन गाड़ियों को रोका गया उनकी डिटेंशन पॉइंट बनाया गया, उनको डिटेन किया जाता है थोड़े वक्त के लिए बतौर सता, बतौर डेटरेंस के उनमें ये चीज़ आए कि अब कानून जो है हम पे लागू हो रहा है और आइंदा ऐसा ना किया जाए। जितनी देर उनको डिटेन किया जाता था वहीं पर ही उनके लिए एक क्लासरूम बना दिया गया, जिसमें बैठ के वो वहाँ पे उनको वो वीडियोज़ भी दिखाई जाती हैं कि ये आप लोग इस तरह की गलतियाँ करते हैं। फिर उनको उसके बारे में बताया भी जाता है कि अब आपने इसमें से अपने आप में दुरुस्तगी पैदा कैसे करनी है, क्योंकि ये जो हमारे पास ड्राइवर्स हाईवे पे चल रहे हैं उनके पास HTV लाइसेंस मौजूद हैं, जो कि अक्सर ड्राइवरों के पास बहुत पुराने होते हैं, 30 साल पुराना है, 40 साल पुराना है, लेकिन हमारे यहाँ तरबियत का एहतमाम नहीं है उनकी, कहीं भी उनकी तरबियत का एहतमाम नहीं है, जिसकी वजह से जब वो हाईवे पे आते हैं वो बेसिकली व्हील ड्राइवर्स कहलाते हैं, जो सिर्फ गाड़ी को ऑपरेट करना जानते हैं। लेन वायलेशन, लेन मार्किंग्स और रोड साइन, इनके बारे में उन्हें आगाही नहीं होती। तो ये जो आपने कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी उसमें आप गिफ्ट भी दे रहे हैं लोगों को, जी ये इसी का पार्ट है? जी इसी का पार्ट है बिल्कुल, क्योंकि मोटरवे पुलिस, मैंने बताया DIG साहब ने यही कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि सजा जजा दोनों होगी, दोनों साथ साथ। जो अच्छा कर रहा है तो उसको गिफ्ट भी दिया जाएगा। वैसे अगर गिफ्ट ज्यादा कीमती है तो फिर तो लोग ऐसा तो नहीं कि जो जानबूझ के वायलेशन करेंगे। अली शेर जाकरानी साहब, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि 50% आपको रिस्पॉन्स मिला, तो ये तो बहुत इंकरेजिंग साइन है ना। मतलब यही हमारे भाई दोस्त, हमारी बहनें जो पाकिस्तानी लोग हैं, यही जब बाहर जाते हैं, बाहर के कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल सिरात मुस्तकीम पे चलते हैं। वो तो इधर उधर जाते नहीं, चूंकि वो वही के लॉ की डेटरेंस का उनके माइंड में होता है कि यार यहाँ तो कोई सिफारिश नहीं चल रही, कोई कार्ड नहीं चलना, कुछ नहीं चलना। तो ये बिहेवियर्स यहाँ भी अब चेंज हो रहे हैं। देखिए साहब, एक दो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम की कमी की वजह से मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि उनको मैं वाइंड अप करूं। दुनिया आपको पता है कि वो दो साइड्स में बटी हुई है। इफ वी टॉक अबाउट द वेस्ट, वहाँ पे तो आइडियली जैसे UAE है, सऊदी अरबिया है, वो वेस्ट के कॉन्सेप्ट को उन्होंने फॉलो किया, ट्रैफिक लॉज वही फॉलो किए हुए हैं। दे आर गोइंग रूथलेस। कैमरास में मॉनिटरिंग होती है, आपकी गाड़ी चालान हो गई, मैसेज आ गया, सब कुछ हो गया, आपकी 3-4 वायलेशंस के बाद लाइसेंस कैंसिल, उसके बाद कोई सिफारिश नहीं चलता। एक होता है कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आप कंपेयर करते हैं। मैं घाना की बात, अल्लाह के फजल से मुझे मौका मिला है, मैं काफ़ी कोई 36 मुल्क में घूम चुका हूँ। अच्छा सर। तो यूनाइटेड नेशंस के तवसत से, क्योंकि मेरी जॉब रही है, घाना जैसे कंट्री में एक बंदा वहाँ पे आपको कोई ट्रैफिक लाइट भी नज़र नहीं आएगी। एक बंदा खड़ा होता है, यकीन करें वो ट्रैफिक डिसिप्लिन को 100% फॉलो करते हैं, क्योंकि लोगों को आप एजुकेट प्रॉपरली कर लेते हैं। सही। आपके सिलेबस का कोर्स है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस जो अथॉरिटीज़ हैं एस्टेब्लिश्ड है। आपको हैरानगी होगी, ये चीज़ें आपके कराची में अभी तक मोटरवे पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी नहीं है। हमने इंस्टीट्यूट बनाया, ये एक अलग सरप्राइज है, अभी उसको डिस्क्लोज हम नहीं करना चाहते कि ड्रोन जैसा ही एक डिस्क्लोजर होगा कि हम पाकिस्तान में इसी लाइन्स पे एक सरप्राइज देना चाहते हैं, कराची को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला आप हैरान हो जाएंगे। जो वीक एरियाज हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में, आप इसमें कामयाबी आप अपने उससे नहीं लेते। दुनिया लेवल पे दूसरी बात आपको बता दूं, एक तो मैंने ये ड्राइविंग अथॉरिटी की बात की है। आपको पता है कि जो रोड फर्नीचर और फिक्सचर है, दो स्कूल ऑफ थॉट चल रहे हैं। एक तो ऑटोबान जैसे जर्मनी जैसे, वो कहते हैं जी फ्री स्पीड, जितना आप चलो भागो। वहां पे रोड ऐसे बने हुए हैं कि बिल्कुल जहां पे अप्स एंड डाउन्स होते भी नहीं है, पिलर्स है। अगर कहीं नीचे रोड उतरता है तो वहां पिलर लगा के उसको बिल्कुल एग्जैक्टली लेवल कर दिया। वो कहते हैं लेवल को डिस्टर्ब नहीं करना है, कहते हैं भगाओ गाड़ी जितना भगाना है। एक न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वो आपको पता है 7 स्टार तक चले गए हैं रोड्स के एग्जाम करके। अच्छा, हम तो पहले स्टार तक, पाकिस्तान के जितने भी रोड्स हैं, मोटरवे हमारा पहले स्टार पे आ जाता है, उसकी भी रिक्वायरमेंट कहीं कहीं आपको ब्रोकन नजर आ जाती है। तो इन सारी चीजों को नजर रखते हुए हमने एक विजन रखा हुआ है, दुनिया के विजन्स को हमने कैच करके विजन 2030 2030 में हमने रखा, नोबडी शुड बी किल्ड थ्रू एक्सीडेंट्स।
नहीं माशाल्लाह जबरदस्त। अगर वो टारगेट हमने रखा और इसी को हमने पायलट प्रोजेक्ट पे इसी हैदराबाद और कराची में हम कामयाब हो गए, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हमारी होगी और लोग शायद इसी रेफरेंस से हमें याद करें, तो हमारी नेक नामी काफी बिल्कुल सही है जबरदस्त। और फरहान साहब, आपका हेल्पलाइन नंबर मोटरवे पुलिस का वही है 130 हाईवे पे? एग्जैक्टली वही उसी और पे रिस्पॉन्ड हम करते हैं। सफर ऐप भी हमारे पास है, तो काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको हम सफर ऐप भी आपकी मोटरवे पुलिस की है, जो किसी भी मोबाइल पे डाउनलोड हो कहीं सकती से है। आप एंड्रॉइड से चलें जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका अलीशर जाकरानी साहब, आपने टाइम दिया। फरहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ मौजूद रहे। इंशाल्लाह मेट्रो मैटर्स का हमारा प्रोग्राम हाजिर है, जब भी आप कोई एक्टिविटी करें, कोई प्रोग्राम करें, क्योंकि हम आउटडोर भी रिकॉर्डिंग करते हैं, इंडोर भी करते हैं, जरूर सर, तो ज़रूर हम आपकी चीज़ें प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। और नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करते हैं सेहत की। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि कराची में जो बड़े वफाकी अस्पताल हैं, जिसमें जिना अस्पताल कराची है, बच्चों का अस्पताल है जिसे NICH कहते हैं, और इसके अलावा दिल का अस्पताल है जिसे NICVD कहते हैं। ये अस्पताल पहले वफाक के अंडर में थे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये सूबे के हवाले हो गए थे और सिंध गवर्नमेंट इसे चला रही थी। उसके बाद बीच में ये हुआ कि भाई केस हो गया कोर्ट में, और कुछ मुलाजमीन ने भी केस किया था कि वो सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं रहना चाहते और वफाक में जाना चाहते हैं। वो केस चलता रहा, साल चलता रहा, और फिर कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि भाई ये इदारे जो हैं वो वापस वफाक को दे दिए जाएं। जब कोर्ट का फैसला आया तो उस वक्त वफाक ने उसमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, और बल्कि फिर वफाक ने उन्हें इन इदारों को लेने से ही मना कर दिया और सिंध गवर्नमेंट को कह दिया कि भाई आप ये खुद ही चलाएं और इन इदारों को खुद ही संभालें। उसके बाद हुकूमत सिंध ने, आज सुबह CM सिंध ने उसमें इंटरेस्ट लिया, और फिर बजट एलोकेशन स्टार्ट हो गई इन तीनों अस्पतालों की, और हुकूमत सिंध उनका बजट देती रही, और ख़ासे उस पर पैसे लग रहे हैं, पब्लिक के अभी भी लग रहे हैं, और फैसिलिटीज़ जो थी उसमें इम्प्रूवमेंट आई। ख़ास तौर पर NICVD में खासी इम्प्रूवमेंट आई, जिना हॉस्पिटल में भी इम्प्रूवमेंट आई, NICH में भी कुछ ना कुछ बेहतरी देखने में आई। लेकिन अभी फेडरल गवर्नमेंट ने फिर एक बार अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं इन अस्पतालों को अपने पास लेने के लिए, और एक नोटिफिकेशन भी फेडरल गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने। उसमें ये हुआ है कि जिना अस्पताल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कायम कर दिया गया है, जिसके 4 मेंबर्स का जो ऐलान है वो भी कर दिया गया है, और उन 4 मेंबर्स में से 3 जो लोग हैं वो उसमें फिलैंथ्रोपिस्ट भी शामिल हैं और बिजनेसमैन शामिल है। एक जो है वो डॉक्टर साहब हैं उसमें, लेकिन उनका भी पता नहीं कि उन्होंने कभी इस तरह से किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व किया है, नहीं किया है, उनका क्या तजुर्बा है इस हवाले से क्या नहीं है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना है, उससे इन तीनों अस्पतालों में जो है वो बिल्कुल एक बेचैनी की कैफियत शुरू हो गई है। खासतौर पे ना सिर्फ हायर मैनेजमेंट में बल्कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें भी एक बेचैनी पाई जा रही है, और अब वो ये कह रहे हैं कि वो वफाक में नहीं जाना चाहते। और इस हवाले से स्टाफ के जो कुछ एसोसिएशंस हैं और कुछ ग्रुप्स हैं, उन्होंने एहतजाज की भी धमकी दे रखी है कि अगर ये कोशिशें ना रुकी तो फिर वो रोड पर भी आ सकते हैं। तो ये तो एक करंट सूरत हाल थी मजमूई जो हमने आपको बताई है। और इसके अलावा आपको एक अच्छी खुशखबरी ये बता दें कि हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध में काम करने वाले नर्सेस के लिए उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो 4 टियर फार्मूले के तहत जो मंजूर हुआ था 2 साल पहले, अब उसे बजट में शामिल कर लिया गया है। चूँकि आपको मालूम है कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ आती है तो ख़ास तौर पे उसमें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ जाके वो रुकावट पैदा हो जाती है, और वहाँ से कह दिया जाता है कि जी हमारे पास तो बजट ही नहीं है, हमारे पास तो पोस्ट ही नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसकी वजह से फिर आए दिन ऐसा देखने में आता है, और माजी में भी ऐसा हुआ कि नर्सेज सड़कों पर भी आए, एहतजाज भी हुआ, फिर मीटिंग्स हुई, फिर उसके बाद जाके मुज़ाकरात और एक तवील अमल के बाद अब जाके बजट जो है वो मुख्तस हो गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरमा खैरुन्निसा अकबर साहिबा, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध की। अस्सलाम वालेकुम खैरुन्निसा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अख्तर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरुन्निसा साहिबा, पहले तो ये बताइए कि ये जो खुशखबरी हमने सुनाई है और इसके हवाले से जो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, ये क्या है, इसकी थोड़ी तफसील बता दें। देखें, थैंक यू सबसे पहले कि आपने हमें ऑनलाइन लिया इन तमाम चीज़ों पे, और ये वाकई बड़ी खुशखबरी की बात है तमाम नर्सिस के लिए। ये तकरीबन 4 साल से हम इस मसले पे जो है इशू पे वर्क कर रहे थे। हमारा जो इसका बैकग्राउंड है मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ कि कुछ इश्यूज आए थे ट्रांसफर के, पोस्टिंग के, प्रमोशंस के, जिसके अंदर जो 18 ग्रेड कमीशन ऑफिसर्स थे उनके रूल नहीं बने थे, जिसपे हमने सबसे पहले हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी उस टाइम सर फजला पीजो थे, जिनको हमने डिस्कस किया कि हमें कमीशन पे अपॉइंट तो कर लिया, लेकिन हमें बाउंड्री वॉल में बंद किया जा रहा है और प्रमोशंस पे और लैडर कैडर हमारा नहीं बना।
जो कि एक कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, लॉ कहता है, एक्ट कहता है कि जब आपने ऑफिसर को अपॉइंट किया तो उसको आपने प्रमोशन देनी है। ये अकॉर्डिंग टू एक्ट कि आप किसी भी कमीशन ऑफिसर को बाईपास नहीं कर सकते एज पर लॉ। जब हमने सेक्रेटरी साहब को ब्रीफिंग दी और लॉ दिखाए तो सर ने कहा कि बिल्कुल ये डिफॉल्टर है लॉ, और उन्होंने इस चीज को मान लिया कि फॉल्टी लॉ है और बिल्कुल इसको रिवाइज करेंगे और बनाएंगे डेफिनेटली। तो उस टाइम से ये इनिशियल वर्क स्टार्ट हुआ। उसके बाद कुछ इसमें हमारे दूसरे नर्सिस, पीएनए, वाईएनए, इस तरह नर्सिस भी शामिल हुए, क्योंकि इशू ये आ रहा था कि 16 ग्रेड से 30 साल करने के बाद भी वो बेचारे रिटायर हो रहे थे, पोस्टें कम थी हमारे पास। तो इसमें जो बेसिकली बहुत ज्यादा फायदा हुआ है वो सर्विसेज साइड को हुआ है। जो सर्विसेज के लोग बेचारे 16 में रिटायर हो रहे थे, 17 में हो रहे थे, 18 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस स्ट्रक्चर के तहत 16 से 17, 17 से 18 और 18 से 19 तक सर्विसेज साइड में प्रमोशंस हो जाएंगी। और एक जो डिप्टी डायरेक्टर सर्विसेज की सीट है सर्विसेज से, वो लोग वहां पर भी आ सकेंगे। पहले स्टाफ नर्स के, सीनियर स्टाफ नर्स 17 की, फिर हेड नर्स 18 की, और इस तरह नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की 18 की, और चीफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट जो है वो 19 की होगी। जो कि पहले हमारे पास सिर्फ 5 पोस्टें थी 18 ग्रेड की, और कोई भी 19 की पोस्ट चीफ नर्सिंग की नहीं थी। जबकि फॉर्डल गवर्नमेंट अगर देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल लेते हैं जिना की, तो जिना में माशाल्लाह से चीफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट 20 ग्रेड की है और डिप्टी चीफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की, और उसके अलावा नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट तो यहाँ पर 18, 19 और 20 की भी पोस्ट मौजूद थी सर्विसेज में। तो हमारे पास यहाँ नहीं थी, जो कि 4 ईयर सर्विसेज में अल्हम्दुलिल्लाह अब आ गई है। तो इसमें कुछ फ्लॉज हो सकता है अभी भी हो, लेकिन ओवरऑल पहले से काफी बेहतर है। अच्छा, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कितने नर्सेज पे होगा? तकरीबन इसके तहत 1000 नर्सिस हमारे जो है वो प्रमोशन में जाएंगे। अच्छा। और अभी आपने सुना होगा कि कोर्ट का ऑर्डर भी हुआ। इससे काफी अरसे से चल रहा था कि पुराने रूल के तहत बोर्ड 2 बैठता था 18 से 19 का, और हम लोग देते थे, जिसपे बेसिकली मेरे लिए बहुत किराया आता था कि खैरुनिसा जो है वो इन लोगों के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं था कि मैं उनके खिलाफ हूँ। वो सीनियर है, उनकी प्रमोशन 100% होगी, लेकिन हम कोई बाहर नहीं है कानून से, हमारी भी प्रमोशन बनती है। ड्यू प्रमोशन है 19 की, तो डेफिनेटली हमें हमारा राइट मिलना चाहिए। तो हम किसी की हक तलफी की बात नहीं कर रहे थे, वहाँ पर रूल्स की बात कर रहे थे। तो इसको चीफ सेक्रेटरी साहब सर मुमताज शाह का हम बहुत थैंक्स करते हैं, जिन्होंने हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट में सर काजिम जतोई साहब का स्पेशल थैंक्स करते हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने ये पर्सनल हेयरिंग की, तमाम टीचर्स की रूल्स को देखा, और उसके बाद उन्होंने कहा ये तो क्रिस्टल की तरह तमाम चीजें साफ हैं, ये हो क्यों नहीं रहा। और हमारा इशू यही आ रहा था कि हमारी मिनिस्टर साहिबा ने कई बार हमारी फाइलें पुटअप की, और सेक्रेटरी साहब ने किया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने फाइलें पुटअप की, लेकिन नीचे जाके डिपार्टमेंट में वो डंप हो जाती थी, ऊपर नहीं जा रही थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी नोटिस लिया, फाइनेंस ने, जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था बजट में हमारी पोस्ट से, मतलब बनने के बाद चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया, फाइनेंस ने अप्रूव कर दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कर दिया, उसके बावजूद भी बजट में ये पोस्टें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार पुराने रूल बना रहे थे। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होती है कि जब कोई नया डोमिसाइल बनाता है तो उसको लास्ट डोमिसाइल विड्रॉ करना होता है, कैंसिल कराना होता है एज पर लॉ। तो जब नया रूल बन गया, सर्विस स्ट्रक्चर बन गया 4 ईयर का, तो वो इम्प्लीमेंट होना था। इम्प्लीमेंट जो फेज है ना, इसमें हम नहीं जा पा रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? इसमें कुछ हमारी अपने लोगों की गलतियां हैं। इसमें मैं डिपार्टमेंट को नहीं कहती, इसलिए कि डिपार्टमेंट ने तो एक चीज बनाई, अप्रूव की, हमारे ही कहने पे की, सारे नर्सिस शामिल थे इसके अंदर। आपको पता है कि प्रोटेस्ट भी हुआ नर्सिस का, वो लोग सारे नर्सिस ही इसमें शामिल थे। तो इसमें गलतियां कहाँ हुई? खैर साहब, इसमें गलतियां कहाँ हुई? किसकी गलतियां हुई? हालांकि नर्सेस तो रोड पर भी आए इस वजह से कि भाई जल्दी ये चीजें हो जाएं। देखिए, इस चीज में जो मैं समझती हूँ गलतियां वो यही है कि आप पुराने रूल को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे थे बार बार, जिसको हम रोकते थे जाकर। ये जब नया रूल बन गया, आपका सर्विस स्ट्रक्चर बन गया, 4 ईयर आ गया, तो आप इसको इम्प्लीमेंट होने दें, क्योंकि इसके अंदर हमारा लैडर कैडर भी बन गया था। तो अगर खैरुनिसा से प्रॉब्लम है तो आप 1000 लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हो, जो हमारे अपने नर्सिस हैं जो प्रमोट होंगे। तो अब एक खैरुनिसा भी उन्हीं में शामिल है। तो अब ये देखें कि कुछ जगहों पे इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सब तकरीबन यूनाइट हैं
और ये चीज हो भी गई। तो यहाँ पर जरूरत इसी चीज की थी कि सारे एक टेबल पे आ जाते और कंसेंसस डेवलप होता। जब ये बनाया तब भी कंसेंसस से तो अब इस पे अमल दरामद अब कब से शुरू होगा खैरन साहब? ये इंशाल्लाह हमारे रूल फ्रेमिंग के लिए SNJT में मौजूद है। इसमें एडिशनल सेक्रेटरी SNJT लॉ डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी ये टीम होती है जो रूल फ्रेम करने के लिए बनी हुई है SNJT की। और वो बन इसलिए नहीं रहे थे कि बजट में पोस्टें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। अब बजट में पोस्टें रिफ्लेक्ट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह होपफुली के विद इन 1 मंथ ये हो जाएंगे और सीनियरिटी लिस्ट से रिवाइज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू रूल। देन प्रमोशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह होपफुली के ये 2 से 3 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इसी आने वाले बजट से ये शुरू हो जाएगा लोगों को, इसी आने वाले बजट से लोगों को इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएगा 100% इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, और बस आखिरी सवाल आपसे, डिपार्टमेंट भी इस पे काम कर रहे हैं ना बहुत। ठीक है, और आखिरी सवाल आपसे ये कि इस कामयाबी पर बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं नर्सेस के वो दावेदार हैं, उन्होंने दावे करने शुरू कर दिए कि वो उनकी वजह से हुआ है ये और उनकी वजह से नहीं हुआ। तो इसका क्रेडिट वैसे ओवरऑल आप किस किस को देना चाहेंगे? देखिए मैं इस पे बिल्कुल, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट की अगर हेड कर रही हूँ इस टाइम नर्सिंग को, तो डेफिनेटली मेरे सारे नर्सेज इसमें शामिल हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि कोई 1% इसमें शामिल है। जो प्रोटेस्ट में लोग आते हैं ना वो अपने इंटरेस्ट पे आते हैं, यानी कि जिसकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, चाहे वो उसको लीड वाई ने कर रही थी, चाहे वह PA ने कर रही थी, कोई भी लीड कर रहा था, लेकिन नर्सिस के अपने परेशानियां, अपने प्रॉब्लम्स और तमाम वेरीना मसले थे जिसकी बिना पर वो उनके साथ आके जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर तमाम नर्सिस को क्रेडिट जाता है। इसमें एसोसिएशन भी आ जाती है हमारी, और हम जो फैक्ट्री ऑफिसर हैं हम भी आ जाते हैं, क्योंकि हम उस टाइम, जैसे कि मैं उस टाइम सीट पे नहीं थी, जो भी ऑफिसर उस सीट पे काम कर रहा था वो भी उसके अंदर शामिल होगा, और दूसरे भी जो भी फैक्ट्री है, क्योंकि हमारे पास जो 18 ग्रेड के ऑफिसर थे उनमें से 3 लोगों ने कोर्ट में केस भी लगाया था 4th ईयर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मिस अलमास है जो कि सीनियरिटी पे टॉप पे है 18 की, और मिस फातिमा शर है जो हमारी प्रिंसिपल है खैरपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, और सर रहमतुल्लाह है जो प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयकौन है इस टाइम। तो इन 3 का कोर्ट में केस भी चल रहा था, जिसकी बिना पे सर ने केस को एग्जामिन किया था, सर कादिम जतोई ने। और हम स्पेशली थैंक्स करते हैं सर कादिम जतोई साहब का कि उन्होंने इसको एग्जामिन करके फर्स्ट टाइम उन्होंने हेयरिंग की और फर्स्ट टाइम उन्होंने ये चीजें भेजी। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब सर मुमताज शाह साहब हमें यही कहते थे कि भाई तुम्हारा पेरेंट डिपार्टमेंट करेगा, वो क्यों नहीं कर रहा ये चीजें। तो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट तो हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो वहां से चीजें जा नहीं रही थी आगे। ठीक है, तो अब शुक्र है कि ये बोर्ड 2 रुकने की वजह से ये इनिशियल हुआ, और क्योंकि हम सही, और इसका कुछ क्रेडिट मीडिया को भी दे दें। देखिए इसमें कोई शक नहीं है आप लोगों ने कवर किया वो, बल्कि आप लोग होते हैं भी कि भाई प्रॉब्लम्स हो रही है, प्रोटेस्ट जो है सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। चूंकि जब डंडे पड़े थे और वाटर कैनन चले थे और वो हुआ था, तो उसमें साफी भी शामिल थे। बिल्कुल शामिल थे, इसमें कोई शक नहीं है। आपका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपका भी, और जो अदर हमारे सहाफी है इब्राहिम लिंड है और भी लोग हैं जिनका इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इन चीजों को अगर हाईलाइट नहीं करते तो शायद हायर अथॉरिटीज तक इश्यूज ना जाते। बहुत शुक्रिया आपका खैरुन्निसा साहिबा, आपने गुफ्तगू की और इस मामले पर रोशनी डाली। और नाजरीन अब लेते हैं यहाँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करते हैं पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर की। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर का पहिया अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से चलना शुरू हो गया है और पूरे मुल्क में तामीराती सरगर्मियां जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। लेकिन एक और मुश्किल भी है साथ साथ पाकिस्तान के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि FATF का जो मामला है, जिसमें पाकिस्तान में होने वाले मुख्तलिफ कारोबार और उनके लेन देन, ख़ासतौर पे नकद अदायगियों के सिलसिले, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ज़रिए, और उसके अलावा जो भी रकूम की तफसीलात हो रही हैं उन पर मॉनिटरिंग मज़ीद सख्त होने जा रही है। और ये एक कड़ी शर्त है जो कि FATF
से क्लियरेंस के लिए पाकिस्तान को लाजमी है और उस पर कुछ काम शुरू हो चुका है और मजीद भी काम होने जा रहा है। तो इस हवाले से रियल इस्टेट सेक्टर में काफ़ी इस्तराब पाया जाता है और रियल इस्टेट सेक्टर के जो लोग हैं उन्हें शायद सही समझ नहीं आ रहा या उन्हें हुकूमती जो अहदेदार हैं वो सही समझा नहीं रहे या उसमें अभी मजीद बहुत सारी वजाहतें दरकार हैं कि इस पर आगे कैसे बढ़ना है और जो खौफ की फ़ज़ा है वो कैसे कम होगी। चूँकि फ़ज़ा बेहतर होगी तभी जाके इस सेक्टर का जो सही फ़ायदा है वो आवाम तक पहुँच पाएगा। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से मौजूद हैं मोहतरम मुसर्रत एजाज खान साहब, जो कि बानी हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के और अब मौजूदा चेयरमैन भी हैं इस फेडरेशन के। अस्सलाम वालेकुम एजाज खान साहब। वालेकुम अस्सलाम रिन साहब, आप खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफियत में से। जनाब एजाज खान साहब, पहले तो ये बताइए, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए कि अब इस वक्त स्टेटस क्या है रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से FATF का, चूँकि आप माशाल्लाह आए दिन हुकूमती ऐवानों में रहते हैं, मुज़ाकरात में शामिल होते हैं और वहाँ के पावर कॉरिडोर्स के आपने बहुत सारे चक्कर लगाए हैं, लगता है खासे आपको जूते भी चेंज करने पड़े होंगे। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रिन। असल में हम इस काम पे कोई पिछले 10 महीने से काम कर रहे हैं। शुरू में किसी हद तक हुकूमत कन्वेंस हो चुकी थी कि रियल एस्टेट एजेंट के लिए पॉसिबल नहीं है इन तमाम कवानीन पर अमल दरामद, लेकिन फिर उसके बाद फाइनेंशियल टास्क फोर्स का प्रेशर आया। किसी हद तक इस बात में हम भी इनकार नहीं करेंगे कि कुछ पैसा ऐसा है जो नॉन डिक्लेयर्ड पैसा रियल एस्टेट के अंदर आता है, लेकिन हमारा हुकूमत से सिर्फ एक ही बात थी, आप किस क्राइटेरिया से ये सोचते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट चुनेगा कि किस शख्स के पास मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और किसके पास नहीं? कोई टूल नहीं है रियल एस्टेट एजेंट के पास, कोई जजमेंट का पैरामीटर नहीं है। लेकिन बहरहाल चलें, हमें चूंकि पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी को ये कहा गया कि ये हुकूमत या हमारी मुमलिकत का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, हमें हर सूरत फाइनेंशियल टास्क फोर्स की इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को दूर करना है। तो उसके अमल में फिर एक हमारी बाकायदा कमेटी बनी है फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के, उसमें 5 ओहदेदार हैं और 5 FBR के हाई ऑफिशियल्स हैं, जो उन्होंने मिलके इसका कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जिससे रियल एस्टेट एजेंट के कारोबार पे भी कोई असर ना हो, रियल एस्टेट एजेंट भी महफूज हो, मुल्क की सलामती के लिए जो कुछ हम कुर्बानी दे सकते हैं वो भी दिया जाए और फाइनेंशियल टास्क फोर्स को भी ये यकीन हो सके कि रियल एस्टेट के अंदर किसी किस्म का कोई गलत पैसा नहीं खपेगा। फेडरेशन की तरफ से कौन कौन लोग शामिल हैं एजाज साहब इसमें? देखिए, जो कमेटी है उसमें कराची से तो इरफान आलम है, पंजाब से मोहतरम शाहिद साहब हैं जो SVP हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, उसके बाद आपके जो प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के सरदार ताहिर साहब हैं। इसके अलावा मैं एज ए चेयरमैन मुसर्रत एजाज खान हूं और FBR की तरफ से FATF के और कुछ FBR के अफसरान हैं। तो ये कमेटी हमारी बनी हुई है। मुसर्रत एजाज साहब, ये बताइए कि FATF के हवाले से खास तौर पर उनकी ऑब्जर्वेशन है क्या रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से? FATF की हवाले से ये है जी कि जो भी पैसा मुख्तलिफ अदवार से गलत तरीके से या बकौल उनके मनी लॉन्ड्रिंग से आता है या किसी भी गलत मीन से आता है, वो पैसा रियल एस्टेट के अंदर खपता है। और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि फर्ज किया हुकूमत के लेवल पर या FBR की वैल्यू एक जगह पर 1 करोड़ रुपया है, कोई भी पैसा ऐसा जो 1 करोड़ रुपया यहाँ लगाया जाता है उसकी रियल वैल्यू अगर फर्ज किया 2 करोड़ है, तो कुछ अरसे के बाद बेचने के बाद गलत पैसे को भी 1 करोड़ रुपया लीगलाइज कर लिया जाता है। सही। और ये अमल ऐसा है जिसको जो काबिले कबूल नहीं है फाइनेंशियल टास्क फोर्स या उनके लिए। बहरहाल ये उनकी ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई हकीकत नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन वो देते हैं। प्लस उनका ख्याल ये है कि मुख्तलिफ किस्म की लसानी तंजीमों का पैसा रियल एस्टेट में लगता है। उनका ख्याल ये है कि ब्लैक लिस्ट कंट्रीज, कोरिया और इस तरफ से आया हुआ पैसा भी रियल एस्टेट में लग सकता है। हालांकि एक बात ध्यान में रखें, कोई शख्स भी जिसकी पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं है वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट नहीं खरीद सकता, और अगर खरीदता है तो उसका बहुत सख्त स्क्रूटनी का अमल है। तो ये मुमकिन नहीं है कि बाहर की किसी तरफ का पैसा, ये इस किस्म का पैसा रियल एस्टेट में लगे। लेकिन चूंकि पिछली हुकूमतों में ये काम होता रहा, आज से
पीछे जो हुकूमतें आई वहां को जो बड़े बड़े सियासतदान वगैरह थे उन्होंने जो पैसा था वो रियल एस्टेट में लगाया, जिसकी वजह से रियल एस्टेट का सेक्टर टारगेट इनके सामने आ गया। सही। लेकिन हकीकत में अभी जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत हद तक चीजें बेहतर जा चुकी हैं। जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू ऑलमोस्ट रियल वैल्यू पे आ चुकी है। अब इसके अंदर पैसा इसमें भी आप लोगों की खासी कोशिशें शामिल हैं जी, आप लोगों की भी इसमें खासी कोशिशें शामिल हैं वैल्यूएशन टेबल के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पिछले कई साल में, और अभी आपको पता ही है कि इससे पिछली दफा जो पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट की कमेटी बनी FBR में, मैं उसका चेयरमैन था और मेरे साथ गुल नजीब अब्बासी साहब थे, मेरे साथ कर्नल आसिफ कयानी थे, मेरे साथ मलक हबीब थे। ये 4 लोगों की कमेटी थी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के रेटों का तयन किया। तो काफी हद तक हम रियल वैल्यू तक ले गए हैं रेटों को। अब वो मामला नहीं है कि जी एक चीज है उसकी वैल्यू 40 लाख है और हकीकत में उसकी कीमत 10 करोड़ है। अब जिसकी कीमत 10 करोड़ है वो तकरीबन 10 करोड़ पे ही रजिस्ट्री हो रही है। सही। तो ये जो 10 महीने से आपकी काविशें जारी हैं, इसमें क्या क्या कामयाबियां हासिल हुई हैं और क्या आप लोग उनको क्लैरिफाई करने में कामयाब हुए हैं, ये तासुर ज़ाहिर करने में कामयाब हुए हैं? देखिए, FATF के बारे में पहली हमारी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुई, जिसको चेयर किया नया पाकिस्तान हाउसिंग के जनरल अनवर अली हैदर ने और मेजर जनरल आमिर ने। इसमें FBR की तरफ से उनके चेयरमैन थे, मेंबर पॉलिसी थे, FATF के जो हैं वो थे, 4 लोग FBR की तरफ से थे और 4 से 5 लोग हम फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के थे। उसी में पहली एक कमेटी बनी कि ये मुश्तरका तौर पर बैठकर चीजों को सेटल करेगी जो हर एक के लिए काबिल कबूल है। फिर उसके बाद हमारी अगली मीटिंग जो इनका मुतल्लिका इदारा है उसके DG हैं बशीरुल्लाह मरवत, जो आल इन सारे FATF के मामले में, उनके साथ बहुत ज्यादा मीटिंग्स रही। और फिर एक हमारी मीटिंग बहुत बड़ी लेवल पे जो हुई वो सेरीना में हुई, जिसमें फॉरेन ऑफिस के, FATF के और IMF के, FBR के, ये तमाम बड़े लोग मौजूद थे। बहरहाल वो एक जरा हमारी मीटिंग तलखी का शिकार हो गई, क्योंकि वो जिस अंदाज से ये सब कुछ रियल एस्टेट पे डालना चाहते थे वो हमें किसी तरह काबिल कबूल नहीं था। लिहाजा हम एक समझे कि तलखी की कैफियत में वो मीटिंग आदि छोड़कर निकल गए। उसके बाद हुकूमत को भी ये एहसास हो गया कि रियल एस्टेट कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं, क्योंकि हमने वाज़ेह तौर पर बाइकाट का ऐलान कर दिया था कि इस अमल में कोई पाकिस्तान का रियल्टर भी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करेगा। उसके बाद जो हमारी अगली 2 मीटिंग्स हुई वो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में हुई और उसमें अभी हमने 1 तारीख तक हमारा टारगेट है, यानी 1 अप्रैल तक, कि हमने एक ऐसा निजाम, ये एक ऐसा सिस्टम देना है जिससे रियल एस्टेट का कारोबार भी बर्बाद ना हो, रियल एस्टेट एजेंट भी महफूज रहे, मुल्क के लिए भी एक बेहतर पॉलिसी दे सके और फाइनेंशियल टास्क फोर्स को भी ये सब चीजें काबिल कबूल हों। बहरहाल हमें अपने मुल्क को भी मुकद्दम रखना है और हमारी कोशिश यही है कि हम किसी भी तरह मई के महीने में अपने मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाल दें। इसलिए कि अगर हमारा मुल्क ग्रे लिस्ट से निकल जाता है बहुत ज्यादा मईशत के लिए बेहतर है। लेकिन एक बात का यकीन रखिए, अगर मुल्क ग्रे लिस्ट से निकल जाता है तो रियल एस्टेट एजेंट के पास शायद अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि इस कदर रियल एस्टेट का पहिया तेजी से चलेगा कि एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि कोई किसी और एक्टिविटी के लिए कारोबार के अलावा वक्त निकाल सके। तो कम्युनिटी की भी जी एजाज साहब, जैसे जाहिर है हर पाकिस्तानी का ये हक भी है, उसका फर्ज भी है कि वो मुल्क के लिए जो भी कर सके वो करना चाहिए और जहां जहां उसका इनफरादी किरदार है उसे भी करना चाहिए और इज्तिमाई किरदार को भी अदा करना चाहिए। तो आप लोगों के जो मुज़ाकरात हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, तो अब क्या चीज़ें तय पा गई हैं? कुछ चीज़ें तय पा गई हैं या अभी मुज़ाकरात के मराहिल में ही हैं? देखिए, असल में हम तमाम चीजों को तय करने के बाद ये चीजें डिस्क्लोज करेंगे अपनी कम्युनिटी के साथ कि क्या क्या चीजें तय पा गई। कुछ चीजें तय पा गई हैं और कुछ चीजों पे हमारी ऑब्जर्वेशन है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, हमने हुकूमत को भी एक पैगाम दिया है, मुल्क मुकद्दम है। ये मुल्क मांगे जितनी कुर्बानी हम देने जोगे हैं, ये मुमकिन नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों के रिज़्क को खत्म कर दें, कारोबार को खत्म कर दें, या इस कदर खौफ का कैफियत हो कि ये कारोबार दब जाए। ज़हन में रखिए, 2016 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। आप ये समझे कि 4 साल में
कई हजार दफातर बंद हुए, और माजरत के साथ आपको शायद बड़ी अजीब बात लगे, दर्जन के हिसाब से डीलर ऐसे हैं जिन्होंने माली परेशानियों की वजह से खुदकशी की। अच्छा। ये तमाम मामलात के बाद अगर पिछले 10 महीने में रियल एस्टेट की काम चलना शुरू हुआ है और रियल एस्टेट एजेंट ने जरा सुख का सांस लिया है, तो इसकी कीमत हम ये जरूर अदा कर सकते हैं कि 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी खाएं, लेकिन फाका कशी से मर जाना ये तो सर किसी तरह काबिल कबूल नहीं होगा। सही। और अब एजाज साहब, तो ये आपको क्या उम्मीद है कि ये मामला जो है वो कब तक एग्री हो जाएंगे और कब तक फाइनल आप बता सकेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के? चूंकि पूरे मुल्क से में जो लोग काम कर रहे हैं वो इसके बारे में इस्तराब में शिकार है, इस्तराब का शिकार हैं, और वो जानना चाहते हैं कि क्या होने जा रहा है। इंशाल्लाह 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये तमाम मामलात एक अपनी मुस्बत तरीके पे जा पहुंचेंगे, और वो मुस्बत तरीका यकीनी तौर पर मुल्क के लिए भी बहुत बेहतर होगा और हमारी कम्युनिटी के लिए भी ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि काबिल कबूल होगा। देखिए, हम रियल एस्टेट के नुमाइंदे हैं, हमने हर वो काम करना है जिसको हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी चाहती है, और उनकी मुशावरत से हम चलते हैं। हम तने तनहा फैसला नहीं करते। ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स के मामले पे तकरीबन पाकिस्तान के 1000 रियल एस्टेट एजेंट ऐसे हैं जिनसे मुशावरत कर चुका हूं मैं भी और फेडरेशन के लोग भी। तो हर पूरी कम्युनिटी की तरफ से जो हमें एक रहनुमाई मिलती है उसको लेकर हम हुकूमत के ऐवानों में जाते हैं। लेकिन इस वक्त आप ये समझें कि हम वार जोन से निकलकर कंफर्ट जोन में हैं। तो अच्छा। ये एक बेहतरी आला अमल है। सही। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन फैसले होंगे तमाम लोगों के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स। एजाज साहब ये बताइए कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो है या रियल एस्टेट एजेंट जो है, इसको रिकग्निशन कब मिलेगी गवर्नमेंट की सतह पे, और उसका जो कमीशन का हिसाब होता है उसको कब सिक्योर किया जाएगा? क्या इस हवाले से भी कोई काम हो रहा है? रिकग्निशन तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पाकिस्तान के रियल एस्टेट एजेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से मिल चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया कि FBR में पूरे मुल्क की जो रेट की कमेटी थी उसको रियल एस्टेट एजेंट हमारी कम्युनिटी के हम लोगों ने तय किया। अभी FATF का जो कानून है, पहली मर्तबा बाकायदा तौर पर ऑफिशियल रियल एस्टेट एजेंट की नुमाइंदा तंजीम फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स और FBR के अफसरों की एक कमेटी बनी। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने जो नया पाकिस्तान हाउसिंग बनाया है, नया पाकिस्तान हाउसिंग में बाकायदा तौर पर हर काम रियल एस्टेट से मुतल्लिका फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान की मुशावरत से होती है, और बाकायदा तौर पर नया पाकिस्तान हाउसिंग में हम थिंक टैंक की हैसियत से फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के 11 लोग मौजूद हैं। इस वक्त इन 11 लोगों की और फेडरेशन की मुशावरत से पूरे मुल्क के रियल एस्टेट के कवानीन, बिल्डर के कवानीन, डेवलपर के कवानीन, इदारों से कैसे करप्शन और बदयांती दूर हो सकती है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए लाया जा सकता है, और बहुत सारे मामलात में बेहतरीन मुशावरत के साथ हुकूमत ने हमें एतमाद में लिया हुआ है। तो हम ऑन बोर्ड तो आ चुके हैं, रिकग्निशन मिल चुकी है। अभी परसों मेरी इमरान खान साहब के साथ भी एक मीटिंग, एक जगह पर हम थे, वहां पर भी हमारी बहुत बेहतर बात हुई। अब हम लोग अपनी मुकम्मल शनाख्त की तरफ चल निकले हैं, और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी को एक मजबूत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी शनाख्त मिल जाएगी। और जो फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान ने जो मुशावरत दी है उसमें से बहुत सारी चीजें इस आने वाले बजट में कानून का हिस्सा बनाकर उनको रियल एस्टेट के लिए लागू कर दिया जाएगा। ठीक है एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एजाज साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन, अगर आप भी किसी मसले की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं या हमारे किसी शो में शरीक होना चाहते हैं तो हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300 364 2759। अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को मेट्रो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।